मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। हमने सेकेंड वीडियो में कोलाइडल स्टेट को स्टार्ट किया और इस थर्ड वीडियो में हम कोलाइडल स्टेट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कोलाइडल स्टेट या कोलाइडी अवस्था के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज एट कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडी कणों पर आवेश होता है और वो किस तरीके से उत्पन्न होता है और उसका क्या सिद्धांत है, ये देखेंगे। कोलाइडी कणों पर आवेश। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। कोलाइडी विलयनों की क्या क्या गुण होते हैं उन्हें देखेंगे। तीसरा टॉपिक रहेगा प्रोटेक्शन एंड गोल्ड नंबर, रक्षण तथा स्वर्णांक। जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड कम स्थायी होते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व कैसे बढ़ाया जाएगा ये देखेंगे, और जो पदार्थ स्थायित्व बढ़ाते हैं उनकी स्थायित्व बढ़ाने की क्षमता को स्वर्णांक के पदों में व्यक्त किया जाएगा, तो इसे देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीसेल। मीसेल संघनन, अणुओं के संघनन से प्राप्त पदार्थ होते हैं, तो उनका अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे बेटे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वो है ऑरिजिन ऑफ चार्ज एट कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति। कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, इसे सर्वप्रथम लिंडर और पिक्टन ने ज्ञात किया। सर्वप्रथम लिंडर और पिक्टन ने कोलॉइडी कणों पर आवेश की पुष्टि की। कोलाइडी कणों पर आवेश होने के कारण उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है और उस प्रतिकर्षण के कारण कोलाइडी कण एक दूसरे के निकट नहीं आते। अर्थात कोलाइडी कणों पर समान मात्रा में और समान प्रकार का आवेश होने के कारण स्थायित्व होता है। समान आवेश के कारण कोलॉइडी कणों के मध्य प्रतिकर्षण कार्य करता है, जो इनके या कोलाइडी विलयनों के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी। कोलाइडी कण पर आवेश की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत ये दिया गया कि प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था में यदि कोई विद्युत अपघट्ट है तो उसके वियोजन के कारण आवेश उत्पन्न होता है।
जब प्रक्षिप्त प्रावस्था को विसरित किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है, तो उस दौरान आवेश उत्पन्न हो सकता है। एक सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण आवेश उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जो प्रचलित सिद्धांत हैं उनमें से एक कहलाता है चयनात्मक अधिशोषण सिद्धांत। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार कोलाइडी कण माध्यम में उपस्थित उभयनिष्ठ आयन का अधिशोषण करता है, जिसके कारण कोलाइडी कण पर आवेश उत्पन्न होता है। कोलॉइडी कण माध्यम में उपस्थित उभयनिष्ठ आयन का अधिशोषण कर जिससे आवेश उत्पन्न जैसे अगर हम सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया द्वारा सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्ट का निर्माण देखें तो माध्यम में अगर KBr अधिकता में होगा तो Br माइनस आयन और K प्लस आयन होंगे। AgBr Br माइनस आयन को अधिशोषित कर, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है और इस तरीके से सॉल नेगेटिव हो जाता है और K प्लस आयन माध्यम में बने रहते। अगर AgNO3 अधिकता में हो तो इस बार भी सिल्वर ब्रोमाइड सॉल का निर्माण होगा और यह माध्यम में उपस्थित उभयनिष्ठ आयन Ag+ का अधिशोषण करेगा, क्योंकि इसमें AgBr है, या तो Ag का कर सकता है या Br का कर सकता है। माध्यम में इस बार AgNO3 ज्यादा मात्रा में है, इसलिए Ag+ आयन अधिकता में होंगे और अधिकता में होने के कारण यह उनका अधिशोषण कर लेता है और NO3 माइनस आयन माध्यम में रहेंगे। इस तरीके से जो सॉल्व बनेगा उसके कणों पर धनावेश होगा। अब हम दूसरा सिद्धांत देखेंगे और वो है वैद्युत द्विपर्त सिद्धांत, इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी। अब हम देखेंगे विद्युत द्विपर्त सिद्धांत, इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी। हेल्महोल्ट्ज ने बताया कि कोलाइडल पार्टिकल के चारों ओर, कोलाइडी कण के चारों ओर दो परतें होती हैं, जिनमें से पहली परत
चयनात्मक अधिशोषण के कारण होती है। कोलाइडी कण माध्यम में उपस्थित उभयनिष्ठ आयन का अधिशोषण करता है और ये परत स्थायी रहती है। और जो दूसरी परत होती है उसे गतिशील परत कहते हैं। यह प्रथम परत में उपस्थित आयनों के विपरीत आवेशित आयनों द्वारा बनी है। हेल्महोल्ट्ज के अनुसार कोलाइडी कण के चारों ओर दो परतें होती हैं। पहली कहलाती है स्थायी परत, फिक्स्ड लेयर। यह कोलाइडी कण के द्वारा चयनात्मक अधिशोषण के फलस्वरूप अधिशोषित आयनों के कारण होती है। और कोलाइडी कण पर उपस्थित आवेश इसी परत के कारण। दूसरी होती है गतिशील परत। गतिशील परत मूवेबल लेयर। यह प्रथम परत के विपरीत आवेशित आयनों द्वारा निर्मित होती है। और गतिशील एक वैज्ञानिक थे स्टर्न। उन्होंने बताया कि कोलाइडी कण के चारों ओर दो परतें होती हैं, लेकिन उन्होंने पहली परत को सघन परत, कॉम्पैक्ट लेयर कहा। ये स्थायी परत के समान होती है, यानी कि इसमें चयनात्मक अधिशोषण के कारण आयन पाए जाते हैं और इसी परत द्वारा कोलाइडी कण का आवेश निर्धारित किया जाता है। दूसरी होती है विसरित परत। डिफ्यूज लेयर। यह गतिशील परत के समतुल्य होती है। हेल्महोल्ट्ज ने जिसे स्थायी परत कहा,
उसे स्टर्न ने सघन परत कहा या कॉम्पैक्ट लेयर, और हेल्महोल्ट्ज ने जैसे गसील परत कहा उसे स्टर्न ने विसरित परत या डिफ्यूज लेयर कहा। स्टर्न ने यह भी बताया कि कॉम्पैक्ट लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच एक पोटेंशियल होता है जिसे जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो दोनों परतों के मध्य के विभव को जीटा विभव या जीटा पोटेंशियल कहते हैं। जीटा पोटेंशियल का मान 4 पाई ईटा इंटू यू अपॉन डी होता है, जहां ईटा विस्कोसिटी है, यू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडर अप्लाइड फील्ड है और डी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो कोलाइडी कण के चारों ओर दो परतें, पहली परत जिसे फिक्स्ड लेयर कहा हेल्महोल्ट्ज ने, ये चयनात्मक अधिशोषण के कारण होती है, और दूसरी परत में पहली परत के विपरीत आवेशितांक का कोलाइडी कण पर आवेश स्थायी परत द्वारा निर्धारित है। ये तो रहा ऑरिजिन ऑफ चार्ज, आवेश की उत्पत्ति के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, यानी कि कोलॉइडी विलयनों के गुणों में जो पहला गुण है वो है हेट्रोजीनिटी, यानी कि विषमांगता। तो अगर किसी भी सिस्टम के प्रत्येक भाग की संरचना या संगठन समान होता है तो उसे कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम, और अगर प्रत्येक भाग की संरचना या संगठन समान नहीं होता तो उसे कहा जाता है हेट्रोजीनियस सिस्टम। कोलाइडी विलयनों के प्रत्येक भाग की संरचना या संगठन समान नहीं होता, इसलिए ये विषमांग होते हैं। ये विषमांग होते हैं। दूसरा गुण है छननता। मैंने बताया था फिल्टरेबिलिटी, मैंने बताया था कि कोलाइडी विलयन सामान्य फिल्टर पेपर को तो पार कर जाते हैं, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर, सेलोफेन मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन को पार नहीं करते। तो उसका कारण ये कि ये सभी अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। एक तो अल्ट्रा फिल्टर, दूसरा एनिमल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट या सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये सभी अर्धपारगम्य झिल्ली हैं और इनमें छिद्रों का आकार सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्रों से बहुत कम होता है। अतः कोलाइडी कण इन झिल्लियों को पार नहीं कर पाते। तो सामान्य फिल्टर को पार कर लेते हैं और उसका कारण है बड़े छिद्रों के कारण। किंतु अल्ट्रा फिल्टर एनिमल मेम्ब्रेन या जंतु झिल्ली या पार्चमेंट झिल्ली
को पार नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें छोटे आकार के छिद्र होते हैं। ये सभी अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं। अर्ध पारगम्य झिल्लियों को पार नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है कलर, रंग। कोलाइडी विलयन का रंग एक तो कोलाइडी कण के आकार और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कण के आकार व प्रकृति पर निर्भर करता है। साथ ही साथ जो प्रेक्षक है उसके देखने के ढंग पर भी निर्भर करता है। कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और उस प्रकीर्णित प्रकाश को यदि प्रेक्षक भिन्न भिन्न ढंगों से देखेगा तो उसका रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई देता है। तो साथ ही साथ ये निर्भर करता है प्रेक्षक द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश को, प्रेक्षक द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश को देखने के ढंग पर, जैसे अगर हम सिल्वर सॉल के लिए देखें तो पार्टिकल का साइज अगर डिफरेंट होगा तो कलर भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे 6 × 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर साइज का पार्टिकल होगा तो उसका रंग पीला दिखाई देगा, और अगर 15 × 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर साइज का कोलाइडल पार्टिकल है तो उसका रंग बैगनी दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कोलाइडी विलयन का रंग एक तो कोलाइडी कण के आकार व उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, साथ ही साथ प्रेक्षक द्वारा देखे गए ढंग पर भी निर्भर करता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, वास्तविक विलयनों में कणों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि कोलाइडी विलयन में कण परस्पर जुड़ जाते हैं और जुड़ करके कोलाइडी कणों के आकार में परिवर्तित होते हैं। अतः कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम हो जाती है और वे गुण जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं वो कहलाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, जैसे परासरण दाब है, क्वथनांक उन्नयन है, हिमांक अवनमन है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है। ये सभी गुण कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और कोलाइडी कणों में, कोलाइडी विलयनों में कणों की संख्या वास्तविक विलयनों से कम होती है, अतः अणुसंख्य गुणधर्म के भी मान कम होते हैं। कोलाइडी विलयनों में
कणों की संख्या कम होती है वास्तविक विलयन में कणों की संख्या से। अतः इसका कारण क्या है कि इसमें संगुणन हो जाता है, कण आपस में जुड़ जाते हैं, तो संगुणन के कारण कोलाइडी विलयनों में संगुणन के कारण कोलाइडी विलयनों में कणों की संख्या वास्तविक विलयनों में कणों की संख्या से कम होती है। अतः अणुसंघ गुणधर्मों जैसे हिमांक, अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, परासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, के मान कम होंगे। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया। तो अगर किसी पदार्थ को एक टुकड़े में लिया जाए और उसके पृष्ठ की तुलना उतनी ही मात्रा में पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कणों के पृष्ठों की तुलना की जाए, तो जो टुकड़ा होगा एक संपूर्ण टुकड़ा और छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम पृष्ठ देखें तो बड़े टुकड़े का पृष्ठ कम होगा और छोटे छोटे टुकड़ों का पृष्ठ बहुत अधिक होगा। इसी तरीके से जब प्रक्षिप्त प्रावस्था को डाला जाता है और उसे बल्क के रूप में लिया जाए, एक टुकड़े के रूप में लिया जाए, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है, और जब वह कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण कोलाइडी विलयन में पदार्थों को अधिशोषित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। संपूर्ण टुकड़े का पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा उसी टुकड़े को सूक्ष्म टुकड़ों में विभाजित करने पर प्राप्त टुकड़ों के पृष्ठ क्षेत्रफल से अगर प्रक्षिप्त प्रावस्था एक संयुक्त टुकड़े के रूप में होगी और छोटे छोटे हिस्सों में बट जाए तो इसका क्षेत्रफल कम होगा और इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। इस तरह हम कह सकते हैं
कि कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त प्रावस्था का पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। अतः कोलॉइड में उच्च अधिशोषण क्षमता होती है। अब हम कोलाइडी विलयनों के कुछ गुणों को और अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड को देखेंगे और वो है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। यदि कोलाइडी विलयन पर प्रकाश को आपतित किया जाए और उस आपतित प्रकाश का अवलोकन लंबवत स्थित माइक्रोस्कोप से किया जाए तो आपतित प्रकाश का मार्ग चमकदार शंकु के रूप में दिखाई देता है। इसे टिंडल शंकु कहते हैं और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आपतित प्रकाश के मार्ग का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी से करने पर चमकदार शंकु के रूप में दिखाई देता है। इसे टिंडल शंकु कहते हैं और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब प्रकाश डाला जाता है तो कोलाइडी कण उस प्रकाश को अवशोषित करके उसका प्रकीर्णन करता है, जिससे कोलाइडी कण के चारों ओर एक आभा मंडल बन जाता है और वह चमकदार दिखाई देने पर आभा मंडल या हैलो बन जाता है और जो कण होगा वो चमकदार दिखाई देता है। कण कोलॉइडी कण प्रकाश को अवशोषित करके प्रकीर्णित करता है, जिससे कण के चारों ओर आभा मंडल बन जाता है। टिंडल प्रभाव तभी दिखाई देता है
जब कोलाइडी कण का व्यास आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दोनों में काफी अंतर, साथ ही साथ प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों में काफी अंतर, केवल तभी प्रदर्शित होता है जब कोलाइडी कण के व्यास तथा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में अंतर, पर्याप्त अंतर हो और साथ ही साथ दूसरी शर्त ये है कि प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों का अंतर अधिक, टिंडल प्रभाव के कारण ही आसमान का रंग और समुद्र का रंग नीला दिखाई देता। आसमान तथा समुद्र का रंग नीला दिखाई देना और जो दूसरा उदाहरण है वो है यदि अंधेरे कमरे में आपतित प्रकाश का मार्ग देखें तो वो चमकदार दिखाई देता है, क्योंकि वायु भी एक कोलाइडी विलयन है और उसमें धूल के कण उपस्थित होते हैं जो आपतित प्रकाश को अवशोषित करके प्रकीर्णित करते हैं, जिससे वे चमकदार दिखाई देने लगते हैं। अंधेरे कमरे में प्रकाश के मार्ग का चमकदार दिखना, ये तो रहा टिंडल प्रभाव के बारे में। अब हम कोलाइडी विलयनों के अगले गुण को देखेंगे और वो है ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति। जब कोलाइडी विलयन को
उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकित किया जाता है तो उसके कण लगातार तितिर बितिर तीव्र गति करते हुए दिखाई देते हैं। इस गति को ही कहा जाता है ब्राउनी गति। उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर कोलाइडी कण लगातार तीव्र तितिर बितिर टेढ़ी मेढ़ी कॉन्टिन्यूअस रैपिड zigzag and random motion। गति करते इस गति को ही कहा जाता है ब्राउनियन गति। अब हम ब्राउनियन गति का कारण देखेंगे। तो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने सबसे पहले पराग कणों को जल में डालकर देखा तो ये पाया कि जो पराग कण हैं वो लगातार तितिर बितिर ढंग से गति करते हैं और उस गति को ही कहा गया ब्राउनी गति। तो पाया कि पराग कण रैपिड जिगजैग रैंडम मोशन प्रदर्शित कर और इसी को कहा गया ब्राउनी गति। अगर कहीं भी कण लगातार तितिर बितिर और अनियमित ढंग में गति करते हैं तो उस गति का नाम ब्राउनियन गति होता है। दूसरा पॉइंट जो है वो नोट करने वाला ये है कि ऐसा माना गया कि जो प्रक्षेपण माध्यम के अणु होते हैं वो कोलाइडी कणों से टकराते हैं जिसके फलस्वरूप ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। तो प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं की
कोलॉइडी कणों से टक्कर के फलस्वरूप ये गति दिखाई दी। ऐसा माना गया कि जो कोलाइडी कण हैं और प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं के बीच होने वाली टक्करें असमान हैं, जिसके फलस्वरूप गति टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग हो जाती है। अगर कोलाइडी कण का आकार बढ़ता है तो असमान टक्करों की प्रायिकता कम हो जाती है, जिससे ब्राउनी गति भी मंद हो जाती है। ऐसा माना गया है कि टक्करें असमान होती, जिससे जिग-जैग मोशन, अनियमित गति होती है। कोलॉइडी कण का आकार बढ़ेगा तो ब्राउनियन मोशन कम होगी या स्लो हो जाएगी। और अगर सस्पेंशन या निलंबन में देखें तो उसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार इतना पर्याप्त होता है, इतना बड़ा होता है कि वे ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं करते। निलंबन यानी कि सस्पेंशन कणों का आकार पर्याप्त अधिक होने के कारण ब्राउनी गति नहीं होती। तो ये तो रहा ब्राउनी गति के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड देखेंगे और वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचालन। कोलॉइडी कणों पर आवेश होता है। यदि उन्हें यू आकार की नली में लेकर, कोलॉइडी विलयन को यू आकार की नली में लेकर उसमें इलेक्ट्रोड लगा दें और विद्युत क्षेत्र आरोपित करें तो कोलॉइडी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। इस गति को ही कहा जाता है विद्युत कण संचालन। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलॉइडी कणों द्वारा प्रदर्शित गति को विद्युत कण संचालन कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलॉइडी कणों की गति को
विद्युत कण संचालन अगर कोलाइडी कण ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि उन पर धनावेश होगा, और अगर कोलाइडी कण धनावेशित प्लेट की ओर गति करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि उन पर ऋणावेश है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज। एट कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स पर चार्ज देखने के लिए अगर कोलॉइडल पार्टिकल कैथोड की ओर जो कि ऋणावेशित होता है गति करता है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो धनावेशित है, और अगर कोलॉइडल पार्टिकल एनोड की ओर गति करते हैं जो कि धनावेशित होता है, तो इसका तात्पर्य है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। अगर कोलॉइडी कण पर धनावेश होगा तो वो ऋणावेशित प्लेट की ओर गति करेगा, और अगर ऋणावेश होगा तो वो धनावेशित प्लेट की ओर गति करेगा। जब गति कैथोड यानी कि नेगेटिव प्लेट की ओर होती है तो इसे कहते हैं कैटाफोरेसिस। मैं इसे यहां लिख दे रहा हूं, कैटाफोरेसिस। अगर कोलॉइडी कण ऋणावेशित प्लेट कैथोड की ओर गति करें तो इसे कहते हैं कैटाफोरेसिस, और अगर एनोड की ओर गति करते हैं तो इसे कहते हैं एनेफोरेसिस। अब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के यूजेस देखेंगे। तो उसमें पहला है जल के शोधन में। अगर जल में ऐसी अशुद्धियां हो जिन पर आवेश हो तो उसका शोधन हम विद्युत कण संचालन की सहायता से कर सकते हैं। अशुद्ध जल में हम इलेक्ट्रोड लगा देंगे, धनावेशित अशुद्धियां ऋणावेशित प्लेट पर एकत्र हो जाएंगी और ऋणावेशित अशुद्धियां धनावेशित प्लेट पर एकत्र हो जाएंगी, और इस प्रकार जल शुद्ध हो जाएगा। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्रों में धुएं से हानि
हानिकारक पदार्थों को पृथक करने में जो धुआं है वो भी एक कोलाइडी विलयन है और उसमें कार्बन के कणों पर ऋण आवेश होता है। तो जो औद्योगिक क्षेत्रों में धुआं निकलता है उससे हानिकारक कणों को पृथक करने के लिए कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर का यूज किया जाता है, जिसमें धनावेशित और ऋणावेशित प्लेटें होती हैं। जब धुआं उससे होते हुए निकलता है तो धनावेशित प्लेट ऋणावेशित कणों को आकर्षित करती है और ऋणावेशित प्लेट धनावेशित कणों को आकर्षित करती है, और इस तरह जो धुएं में हानिकारक पदार्थ होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। तीसरा है उपयोग धात्विक सतह पर रबर की प्लेटिंग में रबर का कोलाइडी विलयन बनाकर धातु के जिस आर्टिकल पर कोटिंग करनी होती है उसे लटका दिया जाता है और उसे विपरीत आवेशित प्लेट से जोड़ दिया। कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के प्रकार को ज्ञात करने में कोलाइडी कण पर धनावेश है अथवा ऋण आवेश, इसको ज्ञात करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। तो कोलाइडी कण पर आवेश के प्रकार धन अथवा ऋण को ज्ञात करना। अब हम धनावेशित और ऋणावेशित सॉलों के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो जो धनावेशित सॉलों के उदाहरण हैं उनमें पहला है हाइड्रेटेड धातु ऑक्साइड Al2O3.XH2O, Cr2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O। दूसरा जो उदाहरण है धनावेशित सॉल का वो है क्षारीय रंजक, जैसे मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। हीमोग्लोबिन भी धनात्मक सॉल का उदाहरण है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि जो रक्त होता है वो ऋणावेशित सॉल है, जबकि हीमोग्लोबिन धनावेशित सॉल। धात्विक ऑक्साइड TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड। अब हम ऋणात्मक सॉल के उदाहरण देखेंगे और उसमें पहला है धात्विक सॉल। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम के सॉल ऋणावेशित होते हैं। धातु सल्फाइड सॉल भी ऋणावेशित होते हैं, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड। अम्लीय रंजक ऋणावेशित होते हैं, जैसे ईओसिन डाई, कॉन्गो रेड डाई। स्टार्च, गोंद, रक्त, जिलेटिन, मिट्टी, चारकोल के जो सॉल होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। धुआं भी ऋणात्मक सॉल का उदाहरण है। इसमें कार्बन के कणों पर ऋण आवेश होता है। तो ये तो रहा धनावेशित तथा ऋणावेशित सॉलों के उदाहरण के बारे में। अब हम कोलाइडी विलयनों की अगली विशेषता को देखेंगे और वो है अवसादन अथवा डाउन प्रभाव।
सेडिमेंटेशन और डॉर्न इफेक्ट। जब कोलाइडी विलयन को अधिक समय तक रखा रहने दिया जाता है तो उसके कण गुरुत्वीय प्रभाव के कारण तली में बैठने लगते हैं। इस प्रभाव को अवसादन कहते हैं। इसे सबसे पहले 1880 में डॉर्न ने देखा था, इसलिए इसे डॉर्न प्रभाव भी कहा जाता है। डॉर्न प्रभाव में भारी कण पहले तली में बैठते हैं, जबकि हल्के कण बाद में बैठते हैं। भारी कणों के तली में पहले बैठने के कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे डॉर्न पोटेंशियल या डॉर्न विभव कहते हैं। वास्तव में डॉर्न प्रभाव वैद्युत कण संचालन के विपरीत होता है, क्योंकि वैद्युत कण संचालन में आरोपित विभव के कारण कोलाइडी कण गत करते हैं, जबकि अवसादन में कणों की गति के कारण विभव उत्पन्न होता है। अवसादन अथवा डॉर्न प्रभाव, तो इसमें मैंने बताया कि जब किसी कोलाइडी विलयन को लंबे समय तक रखा रहने दिया जाता है, जब किसी कोलाइडी विलयन को लंबे समय तक रखा रहने दिया जाए तो कोलाइडी कण गुरुत्वीय प्रभाव के कारण बैठ जाते हैं। इसी को अवसादन कहते हैं। इस घटना को डॉर्न ने 1880 में देखा, इसलिए इसे डॉर्न प्रभाव कहते हैं। भारी कण पहले बैठते हैं, जिससे विभवांतर उत्पन्न होता है। और इसे कहते हैं डॉर्न विभव। यह प्रक्रम विद्युत कण संचालन या इलेक्ट्रोफोरेसिस के विपरीत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में
particles move due to applied potential, आरोपित विभव के कारण कोलाइडी कण गत करते हैं। आरोपित विभव के कारण कोलाइडी कण गति करते हैं, जबकि डॉर्न इफेक्ट में potential generates due to migration of particles. कोलॉइडी कणों की गति के कारण विभव उत्पन्न। तो यहाँ जो अवसाधन है उसमें कोलाइडी कण गति करते हैं जिससे विभवांतर उत्पन्न, जबकि इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचालन में विभव आरोपित किया जाता है तब कोलाइडी कण गति करते हैं। तो ये तो रहा अवसाधन अथवा डॉर्न प्रभाव के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स को देखेंगे और वो है कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन, स्कंदन अथवा फ्लोकुलेशन। कोलाइडी कण समान रूप से आवेशित होते हैं जिससे उनके मध्य प्रतिकर्षण कार्य करते हैं और ये प्रतिकर्षण बल कोलाइडी कणों को एक दूसरे के निकट नहीं आने देते, जिससे कोलाइडी विलयन स्थायित्व प्राप्त करते। यदि किसी तरीके से कोलाइडी कण पर उपस्थित आवेश को नष्ट कर दिया जाए तो कोलाइडी कण एक दूसरे के निकट आएंगे और परस्पर संयुक्त होकर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण तली में अवक्षेपित हो जाएंगे या बैठ जाएंगे। इस अवक्षेपण को ही कहा जाता है स्कंदन अथवा फ्लोकुलेशन। सेडिमेंटेशन और कोएगुलेशन में थोड़ा अंतर है। सेडिमेंटेशन में केवल गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण कण तली में बैठते हैं, जबकि कोएगुलेशन में कोलाइडी कणों पर आवेश नष्ट होने के कारण उनका अवक्षेपण होता है। कोलाइडी विलयन का स्थायित्व समान रूप से आवेशित कणों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण होता है। आवेश नष्ट होने पर कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इसे स्कंदन कहते हैं। स्कंदन कई तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका है ताप बढ़ाकर। ताप बढ़ाने से जो कोलाइडी कण होता है उस पर एक परत होती है और वो परत चयनात्मक अधिशोषण के कारण होती है। उस परत में उपस्थित आयन उबालने पर पृथक होने लगते हैं और इस तरह आवेश कम हो जाने के कारण कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। दूसरा है अपकेंद्री बल आरोपित करके। जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में कोलाइडी विलयन को लेकर के और मशीन को प्रारंभ करते हैं
तो अपकेंद्रण बल के कारण कोलाइडी कण पर अधिशोषित आयन पृथक हो जाता है और इस तरह स्कंदन संभव होता है। विद्युत कण संचालन द्वारा भी स्कंदन किया जा सकता है। विद्युत कण संचालन में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और उदासीन होकर स्कंदित हो जाते हैं। विपरीत आवेशित सॉल मिलाकर दो विपरीत आवेशित सॉलों को यदि परस्पर मिश्रित किया जाएगा तो उदासीनीकरण होगा और उसके फलस्वरूप स्कंदन हो जाएगा। विद्युत अपघट्ट मिलाने पर कोलाइडी कण विद्युत अपघट्ट के अपने से विपरीत आवेशित आयन के साथ संयोग करके उदासीन होता है और फिर उसका स्कंदन होता है। निरंतर अपोहन द्वारा यदि हम कोलाइडी विलयन का लगातार अपोहन करते हैं तो कोलाइडी कण पर अधिशोषित आयन निकल जाते हैं और इस तरह आवेश कम होने के कारण कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होते हैं और संयुक्त होकर के अवक्षेपित होते हैं। अब हम कोलाइडी विलयनों के स्कंदन से संबंधित कुछ तथ्यों को और देखेंगे और उसमें पहला है फ्लॉकुलेशन मान। किसी भी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति को फ्लॉकुलेशन मान के पदों में व्यक्त किया जाता है। सॉल के स्कंदन के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्ट के न्यूनतम मिलीमोल प्रति लीटर सांद्रता को फ्लॉकुलेशन मान कहते हैं। फ्लॉकुलेशन मान जितना कम होगा विद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होगी। किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता को फ्लॉकुलेशन वैल्यू के पदों में व्यक्त किया जाता है। किसी सॉल के स्कंदन के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्ट की न्यूनतम मिलीमोल प्रति लीटर सांद्रता को फ्लॉकुलेशन मान कहते हैं। न्यूनतम मिलीमोल प्रति लीटर सांद्रता को फ्लॉकुलेशन मान कहा जाता है। फ्लॉकुलेशन मान कम होने पर विद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति अधिक होती है। तो कोएगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लॉकुलेशन वैल्यू। अब हम स्कंदन से संबंधित दूसरा तथ्य देखेंगे और जो दूसरा तथ्य है वो है हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे ने बताया कि विद्युत अपघट्ट के विपरीत आवेशित आयन कोलाइडी कणों पर जो आवेश होगा उससे विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उस विद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होगी। विद्युत अपघट्ट के विपरीत आवेशित आयन इसे प्रभावी आयन भी कहते हैं। संयोजकता में वृद्धि होने पर बढ़ने पर वृद्धि होने पर उसकी स्कंदन शक्ति भी बढ़ती है।
जैसे ऋणावेशित सॉल के स्कंदन के लिए स्कंदन शक्ति का क्रम देखें तो सबसे कम होगी Na प्लस की, उससे कम होगी Ba2 प्लस की या Mg2 प्लस, उससे अधिक होगी, सबसे कम होगी Na प्लस की, उससे अधिक Ba2 प्लस, उससे अधिक Al3 प्लस और उससे भी अधिक होगी SN4 प्लस। और धनावेशित सॉल के लिए ऋणावेशित आयनों की अगर स्कंदन शक्ति का क्रम देखा जाए तो सबसे कम Cl माइनस, उससे अधिक SO4 2 माइनस, उससे अधिक होगी PO4 3 माइनस और सबसे ज्यादा होगी FeCN O6 4 माइनस। जैसे जैसे विपरीत आवेशित आयन का आवेश बढ़ेगा स्कंदन शक्ति भी बढ़ेगी। तो ये तो रहा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वो है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड एंड गोल्ड नंबर, कोलाइडों का रक्षण तथा स्वर्णांक। मेरे बेटे अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइडों का रक्षण। द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व कम होता है जबकि द्रव स्नेही कोलाइड का स्थायित्व अधिक होता है। यदि द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है उसे रक्षी कोलाइड कहते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने पर उसका स्थायित्व बढ़ जाता है, अर्थात द्रव स्नेही कोलाइड रक्षी कोलाइड का कार्य करते हैं, जैसे जिलेटिन, स्टार्च, कैसीन, हीमोग्लोबिन आदि। जब हम द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं तो द्रव स्नेही कोलाइड की परत द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर बन जाती है और यह सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, जिससे द्रव विरोधी कोलाइड का वैद्युत अपघट्ट के साथ सीधा संपर्क नहीं होता और उसका स्कंदन रुक जाता है। ऐसा माना जाता है कि रक्षी कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बना देता है, जिससे द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्ट से संपर्क नहीं होता और इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण शक्ति को स्वर्णांक या गोल्ड नंबर के पदों में व्यक्त किया जाता है। किसी भी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो 10 ml मानक गोल्ड सॉल में मिलाए जाने पर उसका 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से रोकती है, वो कहलाती है गोल्ड नंबर। हम क्या करते हैं कि मानक गोल्ड सॉल्यूशन का 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, गोल्ड सॉल, मानक गोल्ड सॉल का 10 ml हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब अगर इसमें हम 1 ml
10% NaCl सोल्यूशन ऐड करेंगे तो जो गोल्ड सॉल्ट होता है वो रेड से ब्लू हो जाए, इसका मतलब हुआ कि कोएगुलेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसमें हम फिर से 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट लेंगे और उसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड के X मिलीग्राम को ऐड करेंगे। फिर हमने 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन ऐड किया। अगर अभी भी गोल्ड सॉल्ट रेड से ब्लू हो गया तो इसका मतलब हुआ कि अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ। हम प्रोटेक्टिव कोलाइड या रच्छी कोलाइड की मात्रा को और बढ़ाएंगे। फिर से 10 ml लेंगे, रच्छी कोलाइड की मात्रा को और बढ़ा देंगे। अब इसमें 1 ml 10% NaCl फिर से मिलाएंगे। अगर गोल्ड सॉल्ट का रंग लाल से नीला नहीं होता तो इसका तात्पर्य हुआ कि रक्षण हो गया। अगर हम विद्युत अपघट की और भी अधिक मात्रा मिला देंगे तब भी रक्षण हो जाए, लेकिन जितनी न्यूनतम मात्रा से रक्षण हो जाए वही कहलाती है गोल्ड नंबर। तो रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो 10 ml मानक गोल्ड सॉल्ट में मिलाए जाने पर उसका 1 ml 10% NaCl विलयन से स्कंदन होने से रोकती है, वो कहलाती है स्वर्णांक। स्वर्णांक कहलाती है। यदि किसी रच्छी कोलाइड का स्वर्णांक कम है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसकी रक्षण शक्ति अधिक होगी। स्वर्णांक कम होने पर रच्छी कोलाइड की रक्षण शक्ति अधिक होती है, अर्थात रक्षण शक्ति व्युत्क्रमानुपाती होती है स्वर्णांक। हमने कुछ उदाहरण भी लिखे हैं। जिलेटिन का स्वर्णांक होता है 0.005 से 0.001। कैसिन का होता है 0.01। हीमोग्लोबिन का होता है 0.03 और एरोबिक गोंद का होता है 0.15। तो ये तो रहा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड गोल्ड नंबर, रक्षण, रच्छी कोलाइड और स्वर्णांक। मेरे बेटे अब हम देखेंगे मीसेल। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे साबुन, डिटर्जेंट, जो जल में घोले जाने पर कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अधिक सांद्रता पर इनके अणु परस्पर संयुक्त होकर एक झुंड की तरह संरचना बनाते हैं और कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस झुंडनुमा संरचना को ही कहा जाता है मीसेल। कुछ विशेष पदार्थ जैसे साबुन, डिटर्जेंट जल में घोले जाने पर निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करते हैं, किंतु उच्च सांद्रता पर अणुओं के संगुणन एग्रीगेशन के कारण कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इस विलयन में अणुओं के पुंज या झुंड भी कह सकते हैं होते हैं, जिन्हें मीसेल अथवा संगुणित कोलाइड कहते हैं। तो ये तो रहा मीसेल क्या होता है। अब जब भी मीसेल का निर्माण होता है तो उसके लिए पहली शर्त ये है कि ताप एक निश्चित ताप से अधिक होना चाहिए और इस निश्चित ताप को कहा जाता है क्राफ्ट ताप या क्राफ्ट टेम्परेचर, केटी से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी शर्त है वो ये है कि मीसेल का निर्माण केवल तभी संभव है जब
साबुन अथवा डिटर्जेंट की जल में सांद्रता एक निश्चित मान से अधिक हो। इस निश्चित मान को क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रण, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, CMC कहते हैं। इस मिसेल का निर्माण तभी संभव होता है जब ताप एक निश्चित ताप, जिसे क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, से अधिक हो तथा सांद्रता एक निश्चित सांद्रता, जिसे क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रण, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन कहते हैं, से अधिक। कुछ उदाहरण भी हमने लिखे साबुन और डिटर्जेंट के। तो सोडियम स्टीयरेट, इसका अणुसूत्र होता है CH3CH2 COO-Na+। सोडियम पामटेट, इसका अणुसूत्र होता है CH3CH2 COO-Na+। और डिटर्जेंट में उदाहरण लिखा सोडियम लॉरेल सल्फेट, इसका सूत्र होता है CH3CH2 अब हम मिसेल के निर्माण की क्रियाविधि देखें। मिसेल का निर्माण उन अणुओं द्वारा होता है जिनका एक किनारा जल स्नेही तथा दूसरा किनारा जल विरोधी होता है। ऐसे अणुओं को सरफेस एक्टिव एजेंट्स, पृष्ठ सक्रियकारक अभिकर्मक कहते हैं, जैसे साबुन और डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट वास्तव में उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, जिन्हें हम RCOONA अथवा RCOOK, अगर पोटेशियम लवण होगा तो RCOOK करके प्रदर्शित कर सकते हैं। ये साबुन है और ये उच्च वसीय अम्लों के सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण से प्राप्त होता है। इसमें इसे जब हम जल में घोलते हैं तो ये वियोजित होकर RCOO- और Na+ देगा। जो एनायन है RCOO-, इसमें R कार्बनिक श्रृंखला है जो काफी लंबी होती है। मैंने अभी सोडियम स्टीयरेट का सूत्र बताया था CH3CH2 16 COO- Na+। सोडियम स्टीयरेट, तो ये R हो गया और जो COO- है ये पोलर पार्ट होता है। अगर हम इसे प्रदर्शित करें तो इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें इतना हिस्सा चयन हो गया कार्बन श्रृंखला और ये हिस्सा ध्रुवीय भाग या पोलर पार्ट श्रृंखला, और ये भाग जो होगा इसे मैं रेड कलर से बना रहा हूं, पोलर पार्ट या ध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग को शीर्ष भी कहते हैं, हेड
और कार्बन श्रृंखला को उच्च या टेल कहते हैं। जो कार्बन श्रृंखला होती है वाटर इनसॉल्युबल होती है, और ऑयल सॉल्युबल होती है। और जो ध्रुवीय भाग होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और ऑयल इनसॉल्युबल होता है। ये जो कार्बन श्रृंखला होती है यह जल विरोधी होती है, हाइड्रोफोबिक, और इसको कह सकते हैं वाटर इनसॉल्युबल मीन्स हाइड्रोफोबिक। और वाटर सॉल्युबल मीन्स हाइड्रोफिलिक। जल स्नेही। जब साबुन की सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक होती है तो एक गोलीय संरचना का निर्माण होता है जिसके पृष्ठ पर हाइड्रोफिलिक पार्ट मीन टू से हेड, जल स्नेही भाग या शीर्ष होता है। क्योंकि आसपास जल होगा तो जल की ओर वही भाग होगा जो जल से स्नेह करने वाला हो, मीन टू से हाइड्रोफिलिक हो, या ये कहें पोलर पार्ट, क्योंकि जल के अणु में ध्रुवणता होती है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है उसे वैसा ही पसंद आता है। तो चारों ओर जल है तो जल की ओर जो संगुणित संरचना बनेगी उसका उसमें शीर्ष पृष्ठ पर होगा और जो टैल होगी वो इस संरचना के केंद्र की ओर होगी। इस तरीके से एक झुंडनुमा संरचना बन जाती है और इसे कहते हैं मीसेल। अब इसे एक बार फिर से समझते हैं। मीसेल का निर्माण उन अणुओं द्वारा होता है जिनका एक सिरा जल स्नेही व दूसरा सिरा द्रव विरोधी होता है, जल विरोधी होता है। एक सिरा हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक होता है। ऐसे अणुओं को पृष्ठ सक्रियकारक अणु, सरफेस एक्टिव एजेंट्स कहते हैं, जैसे साबुन और डिटर्जेंट। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं और इनका निर्माण वसा के जल अपघटन से प्राप्त फैटी एसिड्स वसीय अम्लों के सैपोनिफिकेशन से होता है। या तो NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है या KOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो ये सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। इनके वियोजन से प्राप्त ऋणायन में दो भाग होते हैं,
अगर RCOO का वियोजन होगा तो RCOO माइनस और Na प्लस बनेगा। R कार्बन श्रृंखला है जो काफी लंबी होती है और COO माइनस ये पोलर पार्ट है, इसे हेड कहेंगे और कार्बन श्रृंखला को टेल कहेंगे। ध्रुवीय भाग या शीर्ष COO माइनस यह जल स्नेही होता है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। टेल हाइड्रोफोबिक जल विरोधी होती है, जबकि हेड हाइड्रोफिलिक होता है, जल स्नेही होता है। जब साबुन की सांद्रता एक निश्चित मान जिसे क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रण क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन या CMC से अधिक होती है तो ऐसी गोली संरचना बनती है जिसमें पुच्छ केंद्र की ओर तथा शीर्ष गोली पृष्ठ पर होता है। क्योंकि बाहर पानी है, जल है, तो जो जल स्नेही भाग होगा वो जल की ओर होगा और जो जल विरोधी भाग होगा वो जल से दूर होगा। तो इस गोली पृष्ठ पर शीर्ष होता है और अंदर की ओर या केंद्र की ओर पुच्छ होता है। और इस तरह जो संरचना बनती है जिसमें अणु एक झुंड के रूप में इकट्ठा होते हैं, इसी को कहते हैं मीसेल। तो ये तो रहा मीसेल का निर्माण। अब हम मीसेल से ही संबंधित कुछ तथ्यों को और देखेंगे और उसमें पहला है क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट ताप। मैंने बताया था कि मीसेल का निर्माण केवल तभी संभव है जब ताप एक निश्चित ताप से अधिक हो। इसे क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। दूसरा बिंदु है क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रण क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। मीसेल का निर्माण तभी संभव होता है जब साबुन अथवा डिटर्जेंट की जल में सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक हो और साबुन के लिए यह मान 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल प्रति लीटर होता है। प्रत्येक मीसेल तंत्र के लिए क्रांतिक ताप क्राफ्ट टेम्परेचर KT और CMC क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन का मान भिन्न भिन्न होता है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं और वो है साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया, क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप। गंदगी का तात्पर्य होता है धूल अथवा कार्बन आदि के कणों का तैलीय पदार्थों या ग्रीस से चिपकना। जब ये पदार्थ पानी द्वारा साफ किए जाते हैं या गंदगी जब पानी के द्वारा साफ की जाती है तो तेल और पानी परस्पर अमिश्रणीय है। यदि हम उसमें थोड़ा सा साबुन अथवा डिटर्जेंट मिला देते हैं तो साबुन अथवा डिटर्जेंट के अणुओं के वियोजन से प्राप्त ऋणायन में पुच्छ टेल ग्रीस में घुलनशील होती है या तेल में घुलनशील होती है और शीर्ष जल में घुलनशील होती है। इस तरीके से जल, साबुन, ग्रीस एक इमल्सन बन जाता है। इमल्सन का मतलब पायस, द्रव का द्रव के साथ बना कोलाइडी विलयन। तो जो ये पायस बनता है वो जल की अधिक मात्रा के साथ बह जाता है और इस तरह वस्त्र निर्मल हो जाता है। जो साबुन होता है वो जल के पृष्ठ तनाव को भी कम करता है जिससे जल तंतु के अंदर तक प्रवेश करता है और यह गुण भी स्वच्छीकरण प्रक्रिया में सहयोग करता है।
तो गंदगी का तात्पर्य धूल, कार्बन, धुआं आदि के कणों के तैलीय या ग्रीस से चिपकने से होता है। जब वस्त्र को साबुन युक्त जल से धुला जाता है तो साबुन के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का शीर्ष यानी कि ध्रुवित भाग पानी से तथा कुछ यानी कि श्रृंखला तेल से संयोग करती है। इस प्रकार निर्मित पायस जल की अधिकता या जल के साथ बह जाता है और वस्त्र निर्मल होता है। साबुन जल के पृष्ठ तनाव को भी कम करता है, जिससे जल तंतु के अंदर तक प्रवेश करता है, अतः यह गुण भी स्वच्छीकरण प्रक्रिया में सहयोग करता है। तो ये तो रहा मीसेल के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं।